कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा पर सख्त सरकार, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती अपराध, 7 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केंद्र की पूरी तैयारी, 3 महीने में 24,000 आईसीयू और 12,190 वेंटिलेटर तैयार, 723 अस्पताल भी बना दिए गए। दिल्ली से नोएडा जाना अब नहीं है आसान, कोरोना के बढ़ते मामलों की सीमा देखकर सीमा को सील की गई। कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों की पुलिस ने उतारी आरती। कोरोना के कहर से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। अब तक 1,77,000 से भी ज्यादा मौत की खबर। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा 30 से ज्यादा देशों के 26 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और देश की बात की शुरुआत आज हम करेंगे सरकार के उन कदमों के साथ जो उसने कोरोना से निपटने के लिए उठाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना का कहर हर ओर अपना जोर पकड़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से लड़ाई का पहला मोर्चा संभाल रहे हैं डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, और इन पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर सरकार अब बेहद सख्त हो रही है और केंद्र सरकार ने सख्त कानून का रास्ता अब साफ कर दिया है। इसके तहत क्या कुछ किया गया है ये हम आपको देश की बात में बताएंगे। कितने दिनों की सज़ा हो सकती है ये हम आपको बताएंगे, और वाकई किसी सभ्य समाज के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि स्वास्थ्यकर्मी जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, जो कोरोना के इस कहर के बीच हमारे घरों तक आ रहे हैं और वो हमारे लिए आते हैं, हम उन पर हमला करते हैं, पत्थर बरसाते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने अब बहुत ही कड़ा रुख अपना लिया है और अब यदि कोई भी घटना ऐसी होती है तो बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इसके तहत सरकार ने 123 साल पुराने महामारी कानून में संशोधन किया है और संशोधन करके अध्यादेश पास किया है और अब ये तुरंत लागू हो चुका है। इसकी वजह से अभी तक हमने तमाम घटनाएं आपको दिखाई थी जो अलग अलग राज्यों में हुई जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया गया। अब उन लोगों को चुन चुन कर पहचान कर सजा मिल सकती है। इस पूरी सजा का प्रावधान क्या होगा, कितनी सजा है, कितना जुर्माना है, ये सब कुछ हम आज आपको देश की बात में बताएंगे। इस बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन से कदम अब तक सफल रहे हैं, किस किस कदम को लेकर विवाद रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको इसके बारे में विस्तार से हम दिखाएंगे कि किस तरह के कदम से कितना लाभ हुआ है और कौन से ऐसे कदम है जिसको ये कहा जा सकता है कि बहुत सोच समझ कर नहीं उठाया गया। इसके अलावा बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना के मरीज बढ़ने भले ही नहीं थम रहे हों, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर ये आई है कि दिल्ली में मरीजों के जो ठीक होने की संख्या है, यदि उसके प्रतिशत को निकालें तो उसमें सुधार हो रहा है। राजधानी दिल्ली में 28% संक्रमित अब ठीक हो चुके हैं। दिल्ली से ही सटे नोएडा और गाजियाबाद की भी बात कर लेते हैं। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली से सटी दोनों जिलों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यानी कि अब जो दिल्ली रहते हैं उनको नोएडा आना हो या गाजियाबाद जाना हो तो उन्हें अब एक ख़ास तरह के पास की ज़रूरत है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं। यहाँ तक कि मीडिया को भी अब पास की ज़रूरत है और उसके तहत ही और उसके अलावा उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी। यदि आप बॉर्डर से आना चाहते हैं नोएडा या नोएडा से आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही आपको जाने दिया जाएगा। इस सघन जांच अभियान का मकसद क्या है और किस तरह से ये किया जाएगा, हम आपको ये भी आज दिखाएंगे। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कोरोना महामारी के वक्त लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड लीडर्स को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। एक अच्छी खबर है और
किस आधार पर नरेंद्र मोदी को ये रैंकिंग मिली है, ये भी हम आपको दिखाएंगे और किसने दिया है ये भी बताएंगे। इन तमाम खबरों के बीच हम आपको कोरोना वायरस के संकट में दुनिया भर के नेताओं के जो काम करने की क्षमता है, उन पर लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर किस तरह की रेटिंग दी गई है और किस पर ज़्यादा भरोसा किया है जनता ने जिस देश की, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। नेताओं की जब बात चल रही है, भरोसे की बात चल रही है, तो हमारे देश में भले ही विश्व ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर लिया हो, लेकिन हमारे देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी भी उनमें से शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के खतरे के बीच एक विवाद शुरू हो गया। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल में जांच के लिए भेजी गई टीम ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसे प्रभावित इलाकों में नहीं जाने दे रही हैं। इस सियासत के बारे में भी एक विस्तृत चर्चा हम आपके सामने आज रखेंगे। उधर ये भी बताएंगे कि केवल ये एक तरफा बात नहीं होगी, बल्कि बंगाल सरकार ने इसमें क्या कहा है ये भी आपके सामने रखेंगे और वहाँ जाने के बाद टीम ने क्या कुछ किया है इसको भी जांचने की आज हम कोशिश करेंगे। उधर महामारी से निपटने के लिए सारा काम छोड़कर कौन लोग ऐसे हैं जो कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये आपके सामने होगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर बरकरार रहने के मुद्दे पर गेंद अब कैसे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पाले में पहुंच गई है, ये भी आपको बताएंगे। हालांकि अभी तक ये जो पद है वो सिक्योर यानी कि सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है ये आपके सामने रखेंगे। दुनिया भर में कोरोना का जो कहर है, अब तक 25,56,725 लोगों के संक्रमित होने की खबर है और ये डेटा हर दिन बढ़ रहा है, जिसको कहा जाए पल पल बढ़ रहा है। और ये आज जो 25 लाख है वो तुरंत बढ़कर कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अब तमाम संस्थाएं हैं इस पर जग चुकी हैं और लगातार इस बात का डर भी अब हो गया है कि केवल कोरोना से ही नहीं, बल्कि कोरोना के अलावा अब भुखमरी की भी जो स्थिति है वो सामने आ सकती है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों की मौत की खबर है। 6,90,000 से अधिक लोग यानी कि 7 लाख के आसपास लोग ठीक तो हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं कहा सकता कि उन्हें वापस कोरोना नहीं होगा, पुनर्संक्रमण नहीं होगा। इसको देखते हुए अब पूरे विश्व के सामने ये चुनौती है कि किस तरह से इस बीमारी को, इस महामारी को दूर भगाया जाए ताकि मानवता पर जो संकट आई है उसको हम बचा सकें। अमेरिका में कोरोना का कोहराम यदि आप देखें तो सबसे ज़्यादा है। शायद अमेरिका में कभी इतनी मौत नहीं देखी गई। यदि हम 2 विश्व युद्धों की बात करें तो भी इतनी मौत नहीं हुई है जितना अभी अमेरिका में हो रही है। लगभग 45,000 लोग अभी तक मर चुके हैं और कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित हैं। तो इस पूरे रिपोर्ट पर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्थिति बन रही है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और जैसे हमारे देश में सियासी हालात इस बीच भी अपने रंग में है, ठीक वैसे ही अमेरिका में ये भी हाल चल रहा है कि वहाँ पर आने वाले दिनों में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे उसको देखकर तमाम विपक्षी दल डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर हैं और इस बात पर भी अब संशय हो गया कि क्या वाकई इसी साल राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ पर हो पाएगा। उधर हाल ही में चीन से आई पीपीई किट पर सवाल उठे हैं। चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसने बेहद ही घटिया पीपीई किट भेजी है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में जो चीन ने पीपीई किट भेजी थी उसकी आलोचना हुई थी। यहाँ तक कि इटली से जो मदद चीन ने ली थी और इटली ने उसे तुरंत मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया था, उसी इटली को जब उसने पीपीई किट्स भेजे थे तो घटिया भेजे थे और इस वजह से भी इटली को ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में चीन पर जो विवाद उठ रहे हैं उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे और ये पीपीई किट कैसे काम कर रही है ये भी हम आपको बताएंगे। उधर जुकरबर्ग के फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यानी कि इस स्थिति में सबसे ज़्यादा यदि लाभ किसी को हो रहा है तो मुकेश अंबानी को हो रहा है। और ये निवेश किस रूप में किया जाएगा, जियो को इससे क्या लाभ मिलेगा,
हम आपको ये भी बताएंगे। उधर इन सब खबरों के अलावा हम आपको देश की बात में आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व से भी रूबरू कराएंगे और साथ ही एक ऐसे सितारे को भी आपके सामने लेकर आएंगे जो आपके और हमारे लिए बेहद प्यारा है। तो बने रहिए हमारे साथ देश की बात में। इस 1 घंटे में मैं वो तमाम खबरें आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, जिसको लेकर आज दिन भर चर्चा रही और आने वाले दिनों पर जिसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को। कोरोना वायरस से लड़ाई का पहला मोर्चा संभाल रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कानून का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 123 साल पुराने महामारी कानूनों में संशोधन का अध्यादेश पास कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टरों और किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इस तरह की कोई घटना होती है और किसी तरह का कोई हमला होता है तो अब सजा होगी, जिसमें अधिकतम 7 साल की सजा है और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान कानून में रख दिया गया है। ऐसा हमला संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। और जिस वक्त प्रकाश जावड़ेकर ये बोल रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह की सजा हो सकती है, उसी वक्त मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ, लोगों ने पत्थरबाजी की है। जाहिर सी बात है कि अब उन पर इस तरह के कानून लागू हो गए हैं और इन्हें अब सजा हो सकती है। उधर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बात की है। डॉक्टरों ने मांग की थी कि कोरोना काल में उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कानून लाए। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिया था कि डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा, लिहाजा एनएसए, आईपीसी, सीआरपीसी होने के बावजूद यह अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ तो कानून कैसे काम करेगा, इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। आरोग्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध माना जाएगा। जांच अधिकारी को 30 दिन के भीतर जांच अपनी पूरी करनी होगी। ऐसे अपराध में 3 महीने से 5 साल तक की सजा होगी और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर चोट आने की स्थिति में 6 महीने से 7 साल की सजा और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी और क्लिनिक का नुकसान होता है तो उसके मार्केट वैल्यू का दोगुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा। इसमें जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होंगे वो इस बात की कोशिश करेंगे कि सीसीटीवी जो फुटेज है या गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर वो एक रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करें, जो कि उन्हें 30 दिन का वक्त इसके लिए दिया गया है। उससे ज़्यादा वो देर नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की महामारी चारों तरफ फैल रही है, ऐसे में विश्व भर में, हमारे ही देश में नहीं, विश्व भर में स्वास्थ्य कर्मियों ने सबसे ज़्यादा सजगता के साथ काम किया है और भारत की तो विशेष दर्जा है इन स्वास्थ्य कर्मियों का भारत के संदर्भ में, क्योंकि वो गली कूचे घर घर जाकर लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर्स पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करना मानवता के भी खिलाफ है, चाहे वो कोई भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो। यदि कोई भी ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। उधर कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए हैं और
उन्होंने ये बताया कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 723 अस्पताल बना दिए गए हैं। इसके अलावा 1,86,000 आइसोलेशन बेड तैयार हैं। देश में 24,000 आईसीयू और 12,190 वेंटिलेटर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना का पहला मरीज मिलने के 3 महीने के भीतर इन सेवाओं का विस्तार किया गया है। देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था। कोविड हॉस्पिटल क्यों? दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2 लाख बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं। 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। लेकिन सरकार ने जिस तरह से तैयारी की है कोरोना को लेकर, अभी भी आलोचक ये कह रहे हैं कि तैयारी देर से उठाए हुए कदम है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में संक्रमण के 1,383 मामले सामने आए हैं। इसमें ये गौरतलब है कि कई जगह पीपीई किट्स ने काम नहीं किया है और वहां पर जांच रोक दी गई है, वरना ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ सकते थे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अभी भी जारी है। 24 घंटे में 552 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं मुंबई में आंकड़ा 3,500 के करीब पहुंच चुका है। गुजरात में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक देश में कोरोना के कुल 19,984 मरीज हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 640 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत की खबर है। और यदि हम वेंटिलेटर्स की बात करें तो हमें कम से कम 1.5 लाख वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार कोशिशें तो बहुत कर रही है, लेकिन इस कोशिश में और अधिक तेज़ी लाने की कोशिश सरकार को ही करनी पड़ेगी। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ने भले ही नहीं थम रहे हों, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर ये है कि दिल्ली में ठीक हो रहे मरीजों का प्रतिशत लगातार सुधर रहा है। राजधानी दिल्ली में 28% संक्रमित ठीक हो चुके हैं। ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। पिछले 4-5 दिन से रोज दिल्ली में कोरोना के मरीज तेजी से रिकवरी उनकी हो रही है। अब दिल्ली में रिकवर होने का आंकड़ा सीधे 3 से बढ़कर 28% के ऊपर पहुंच गया है, जो कि एक राहत भरी खबर है। आज की डेट में 2156 पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिसमें 75 पेशेंट कल जुड़े हैं और 611 पेशेंट ठीक हो चुके हैं। 28% ठीक हो चुके हैं लोग। अभी जो बचे हुए लोग हैं 1498, 72% लोग अभी एक्टिवली, जिसे कह सकते हैं एक्टिव हैं। और जो जितने पेशेंट हैं उसमें से 27 पेशेंट आईसीयू में और 5 वेंटिलेटर। उधर नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब और अधिक सख्ती बरती जा रही है। दिल्ली से सटे दोनों जिलों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। दोनों ही जिलों में संक्रमण के नए मामलों का लिंक दिल्ली से जुड़ा था, लिहाजा दिल्ली से आवाजाही पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया। उधर लॉकडाउन में भी बेपरवाही से घूमते नजर आ रहे लोगों पर सख्ती का डंडा चलाने के बाद अब आरती उतारकर शर्मिंदा भी किया जा रहा है। कुछ अलग अलग तरह के नज़ारे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको एक खास पास की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। हम आपको उन सारे जो तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं जो इस वक्त तमाम सीमाओं पर दिख रही हैं। नोएडा में कोरोना के मामले रुकते नहीं दिख रहे, लिहाजा प्रशासन ने सख्ती बरतने का निर्देश दे दिया है। डीएम सुहास एलवाई ने जिले की सीमा को सील करने का आदेश दिया है। नोएडा में कोरोना के नए मामलों का जुड़ाव दिल्ली से मिलने पर दिल्ली से आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। प्रशासन के आदेश के बाद नोएडा बॉर्डर पर सख्ती देखने को मिल रही है। पुलिस बिना चेकिंग के किसी वाहन को निकलने नहीं दे रही है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि बिना आईडी चेकिंग के एक भी वाहन बॉर्डर पार न करे।
दिल्ली से नोएडा की तरफ अब सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास पास होगा। नोएडा में सख्त लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सेवाओं को छूट दी गई है, तो वही इमरजेंसी की स्थिति में भी किसी को नहीं रोका जाएगा। गुरुवार से मीडिया कर्मियों को भी पास से ही नोएडा जाने की इजाजत होगी। नोएडा ही नहीं, यूपी के दूसरे जिलों में भी लॉकडाउन पर सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हालांकि हर जगह तरीके अलग अलग हैं। कानपुर के किदवई नगर में पुलिस ने सख्ती नहीं बरती, बल्कि लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने वालों को एक कतार में खड़ा कर दिया और फिर थाली में फूल रखकर दीपक जलाया और सबकी आरती उतारी। इसके बाद इन सभी को प्रसाद के तौर पर केले भी खिलाए गए। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के चलते लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। कोरोना हॉटस्पॉट तो पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। ऐसे में लोगों पर घर से निकलने की पाबंदी भी है। कुछ जरूरी कामों के लिए ही घर से निकला जा सकता है। ऐसा नहीं करने वालों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना वायरस के महामारी के वक्त लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। विश्व के तमाम बड़े नेताओं को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रेस एक तरह से कहा जाए तो जीता है। अमेरिका के ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने ये रेटिंग कोरोना वायरस के संकट के बीच दुनिया भर के नेताओं के काम करने की क्षमता और उन पर लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर जारी किया है। कोरोना वायरस रोकथाम के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक अमेरिका में किए गए एक सर्वे में पीएम मोदी लगातार सबसे आगे रहे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे हैं। ग्लोबल डाटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने आंकड़े जारी किए हैं। सर्वे में पूछा गया कि कोरोना रोकथाम में दुनिया का कौन सा नेता सबसे आगे है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सभी बड़े नेताओं के सबसे ऊपर स्थान दिया गया। इस रेटिंग को सरकार द्वारा इस कठिन समय में फैसले और अपने नेता पर लोगों का विश्वास और उसके काम के तरीकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पीएम मोदी को इस सर्वे में 68 अंक मिले हैं, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 पॉइंट दिए गए। 1 जनवरी को पीएम मोदी के अप्रूवल पॉइंट्स 62 थे, लेकिन अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक आंकड़ा 68 पर पहुंच गया। मोदी के नंबर 1 बनने का कारण कोरोना वायरस से निपटने को लेकर उनकी तैयारी है। वहीं उन्होंने वैश्विक नेताओं को महामारी से निपटने में एकजुट करने की भी कोशिश की। सार्क और G20 देशों की बैठक कराने के लिए उनकी पहल भी सुर्खियों में रही। इसके अतिरिक्त उन्होंने जरूरी दवाइयों के निर्यात से प्रतिबंध हटाते हुए मदद की पहल भी की थी। पीएम मोदी सोशल मीडिया पर भी लगातार कोरोना से लड़ने के लिए लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। मैक्सिको के प्रधानमंत्री लोपेज ओब्राडोर 36 अंकों के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को तीसरा स्थान मिला है। उन्हें 35 अंक दिए गए हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को 16 पॉइंट मिले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को -3 अंक मिले और वो 8वें स्थान पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को -21, जबकि जापान के पीएम शिंजो आबे को -33 अंक मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर विपक्ष पीएम मोदी के विदेश दौरों पर सवाल उठाता रहा है, जबकि बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से न सिर्फ देश की साख बढ़ी है, बल्कि विदेश नीति की सफलता का मंत्र भी यही है और इसी वजह से आज ये स्थिति आई है कि कोरोना संकट के बीच भारत उभर रहा है। कोरोना संकट के बीच 6 साल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मोदी 5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी विदेश दौरे पर नहीं गए हैं। ये भी एक खबर है। यही नहीं, उन्होंने 29 फरवरी के बाद से दिल्ली के बाहर भी कदम नहीं रखा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने लॉकडाउन का तरीका अपनाया है। भारत में भी 40 दिन का लॉकडाउन है। करीब 1 महीने से देश की 135 करोड़ की आबादी घरों में कैद है। लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। इन सब के बीच एक खास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी का आना जाना भी रुक गया है। मोदी को विदेश से लौटे 5 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन इस दौरान उन्होंने कोई विदेश दौरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 साल में यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक देश में ही हैं। इससे पहले साल 2016-17 में पीएम मोदी ने 6 महीने तक कोई विदेश यात्रा नहीं की थी। 12 नवंबर 2016 को मोदी जापान से लौटे थे और उसके बाद 11 मई 2017 को श्रीलंका के दौरे पर गए थे।
हालांकि उस समय देश में चुनाव का वक्त था। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने करीब 5 साल 11 महीने हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक मोदी 2014 से लेकर अब तक 59 बार विदेश के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने 106 देशों की यात्रा की। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो हर साल 10 से ज्यादा विदेशी यात्राएं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार 29 फरवरी को दिल्ली से बाहर गए थे। इस दिन वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और मध्य प्रदेश के चित्रकूट आए थे। इसके बाद से प्रधानमंत्री लगातार दिल्ली में हैं और कोरोना वायरस को लेकर मंत्रियों अधिकारियों के साथ लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्रधानमंत्रियों के विदेश यात्राओं की यदि बात करें तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 68 देशों की यात्रा की थी। वो 1947 से 1962 तक प्रधानमंत्री रहे। पहली विदेश यात्रा पर नेहरू अमेरिका गए थे। इंदिरा गांधी ने 15 साल के दौरान 116 देशों की यात्राएं की थी। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने एक भी विदेशी दौरा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुल 48 देशों की यात्रा की थी। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 93 देशों की यात्रा की थी। इस लिहाज से यदि देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने सबसे ज़्यादा यात्राएं की थी, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि तब भारत उभर रहा था और भारत के लिए बेहद ज़रूरी था कि वो तमाम विश्व के अन्य देशों से अपने संबंध को पुख्ता करे और इंदिरा गांधी इसमें सफल भी रही थी। उधर पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। देश और विदेश की बात से ज़्यादा ज़रूरी है कि देश और प्रदेश की भी बात की जाए। एक तरफ जहां पूरे विश्व के का एक विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर उभर रहा है और ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं से भारत को बहुत लाभ हुआ है, लेकिन राज्य कई ऐसे हैं जो देश के इस जननायक पर भरोसा अभी भी नहीं जता पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल उन्हीं राज्यों में से एक है। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री मोदी पर कोई खास विश्वास नजर नहीं आता। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के खतरे के बीच शुरू हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल में जांच के लिए भेजी गई टीम ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उससे प्रभावित इलाकों में नहीं जाने दे रही हैं। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार केंद्रीय दल का पूरा सहयोग कर रही है। हालांकि महामारी से निपटने का सारा काम छोड़कर केवल हम इस समूह के साथ घूम नहीं सकते। बंगाल सरकार के इस रुख के बाद केंद्रीय दल ने संबंधित इलाकों का दौरा किया। तैयार की गई रिपोर्ट को ये दल प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेगा। इस बीच खबर ये भी आई थी कि ये जो दल है वो हमेशा इस बात की शिकायत करता रहा कि उसे होटल में रख दिया गया था और होटल से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी को लेकर वहाँ के राज्यपाल ने यहाँ तक आलोचना कर दी थी कि ममता बनर्जी स्वयंभू अपने आप को समझती हैं और कानून को अपने हाथों में लेकर चलती हैं। ऐसे में इस गंभीर आरोप के बाद आज राजीव सिन्हा का यह बयान आया और उन्होंने कहा कि हम खुद ही बहुत परेशान हैं और प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से लगी हुई है। ऐसे में इस दल को जितना सहयोग हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। मोदी सरकार के सख्त रुख के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख में नरमी आई है। इसके बाद बंगाल सरकार ने केंद्र को आश्वासन दिया कि वो वर्तमान में जारी लॉकडाउन से संबंधित सभी आदेशों का पालन करेगी। ममता सरकार ने इसके साथ ही राज्य में जमीनी स्थिति का आकलन करने वाली 2 केंद्रीय टीमों का पूर्ण सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है। इससे पहले केंद्रीय टीम के लीडर और रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव अपूर्व चंद्रा ने राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को कड़ा पत्र लिखकर सेंट्रल टीम को पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। केंद्र ने यहां तक कहा कि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी आदेशों का साफ उल्लंघन है और राज्य को सहयोग करना ही होगा। इसके बाद ममता बनर्जी को झुकना पड़ा और फिर राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने केंद्रीय टीम से मिलकर उन्हें प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति दे दी। हालांकि केंद्रीय टीम को कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के साथ घूमने की इजाजत दी गई। केंद्रीय टीम ने कोलकाता के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इससे पहले मंगलवार को दिन भर केंद्रीय टीम को कोलकाता स्थित बीएसएफ के गेस्ट हाउस में बैठे रहना पड़ा था।
कोलकाता पुलिस ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी और गेस्ट हाउस के पास में बैरिकेड भी लगा दिया गया था। इस पूरे मामले में ममता सरकार शुरू से ही बैकफुट पर थी। पश्चिम बंगाल के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी केंद्रीय टीमों को भेजा गया है, लेकिन बंगाल में कोलकाता और जलपाईगुड़ी जो टीमें गई थी उन्हें ही राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा था। हालांकि केंद्र के कड़ी रुख के बाद राज्य सरकार को बात माननी ही पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर केंद्रीय टीम के बंगाल जाने को लेकर तनातनी के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर निशाना साध लिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि सरकार ऐसे संकट की घड़ी में राजनीतिक रोटियां सेक रही है। इस समय राजनीति का नहीं बल्कि दूसरों को सहयोग करने का है। गवर्नर ने आरोप लगाया कि राज्य में लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने यहां तक कह डाला कि उन्होंने राज्य सरकार को कई बार आगाह किया कि ये तीसरा विश्व युद्ध है, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का समय नहीं है, लेकिन बंगाल सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और वो अपने आप को स्वयंभू कानून समझती है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में 70 लाख किसान हैं। किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें आर्थिक मदद मिल जाती है, लेकिन ममता सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर कुछ भी पारदर्शी नहीं है। खास वर्ग के गरीबों को राशन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भूख का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल का ये दर्द किस तरह से लिया जाए, ये सोचने का विषय है। उधर इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI क्रूड के दाम में रिकॉर्ड गिरावट के बाद अब ब्रेंट क्रूड के दाम में भी तेज गिरावट का दौर शुरू हो गया है, यानी कि तनाव और बढ़ सकता है, दर्द और बढ़ सकता है। क्रूड के दाम में भारी गिरावट को देखते हुए भारत सरकार ने रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में आ रही लगातार गिरावट का फायदा तेल कंपनियों और सरकारी राजस्व को हो सकता है, इसलिए ये भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है। हालांकि तेल क्षेत्र के विशेषज्ञों का ये मानना है कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से ईंधन की खपत इतनी कम हो गई है कि फिलहाल इसका बहुत अधिक फायदा हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं होगा। लेकिन वैश्विक निवेशक JP मॉर्गन का कहना है कि क्रूड में गिरावट का निश्चित तौर पर भारत को ही लाभ होगा। इससे भारतीय बॉन्ड बाजार को बढ़त मिलेगी, जो डॉलर के मुकाबले रुपए में आ रही गिरावट की वजह से दबाव में है। कच्चे तेल की लगातार कम होती कीमतों के बीच एक तरफ जहां भारत क्रूड का रिजर्व बढ़ाएगा, तो वहीं पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये बढ़ोतरी 2 रुपए प्रति लीटर तक हो सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया था। आंकड़ों के मुताबिक इससे सरकारी खजाने में करीब 39,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। खबरों के मुताबिक भारत ब्रेंट क्रूड का आयात करता है। इसके दाम लगातार गिर रहे हैं, मगर इसके बावजूद ऑयल कंपनियों ने पिछले एक पखवाड़े में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कटौती नहीं की। पहले भी पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कटौती की गई थी, क्रूड के गिरते दाम के अनुपात में काफी कम थी। ये तेल को लेकर सरकार की रणनीति का ही एक हिस्सा है। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि तेल कंपनियों को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। गिरते कच्चे तेल के दाम से इसका आयात सस्ता हो गया है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से क्रूड के दाम गिरे हैं और अभी भी गिर रहे हैं, उस लिहाज से पेट्रोल और डीजल के दामों में 4 से 5 रुपए की कटौती की जा सकती है। अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी तो भी इससे तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं होगा और न ही लोगों की जेब पर ये भारी पड़ेगा। केंद्र सरकार अब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भंडार की क्षमता बढ़ाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। सरकार की योजना तेल रिजर्व को 5.03 से बढ़ाकर 11.5 मिलियन टन करने की है। फिलहाल भारत के पास 9 दिन का तेल रिजर्व है। सरकार इसे बढ़ाकर 15 से 20 दिन तक कर सकती है। फिलहाल देश में 3 जगह विजाग, पंडूर और मंगलुरु में ऑयल रिजर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, लेकिन इसमें अधिकतर ब्रेंट क्रूड होता है। इस साल जनवरी से अब तक ब्रेंट क्रूड 60% यानी करीब $40 प्रति बैरल सस्ता हो चुका है।
क्रूड में $1 की कमी आने से आयात बिल करीब 3,000 करोड़ रुपए घट जाता है। इस तरह देखा जाए तो अब तक सरकार को हजारों करोड़ का फायदा मिल चुका है। जनवरी से अब तक पेट्रोल महज 10% और डीजल 8.5% ही सस्ता हुआ है। सरकारें भी टैक्स बढ़ाकर खजाना भरती हैं, इसलिए क्रूड में बड़ी गिरावट पर भी पेट्रोल डीजल ज्यादा सस्ता नहीं हुआ। ये एक वजह रही है। उधर गंगा को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मैली होती चली गई है, जैसा कि हमको सबको पता है। गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों रुपए खर्च कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं। हालांकि उसका कोई खास रिपोर्ट नहीं सामने आया, कोई खास सफलता हमें नहीं दिखी, लेकिन चंद दिन के लॉकडाउन ने वाराणसी में वो करिश्मा कर दिखाया है जो अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो सका। यानी कि गंगा बहुत हद तक साफ दिख रही है। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज हर कोई हैरान है। आज की इस गंगा की तस्वीर देखिए और ये भी सोचिए कि आखिर ये अरबों रुपए जाते कहाँ हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबो हवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नजर आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी, जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही हैं अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। इसकी क्या वजह देख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सारी फैक्ट्रियां बंद हैं। जो मांस मच्छी काटते थे लोग, उसका पानी जो गंगा में जा रहा है वो पोल्यूशन एकदम मुक्त है। लोग गंगा किनारे नहा नहीं रहे हैं, घाट पे कपड़ा नहीं धो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये और कुछ दिन हो गया तो गंगा एकदम पहले जैसी निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जरूर कष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ आज और देख रहा हूँ नावें सारी खड़ी हुई हैं। आमतौर पर पर्यटक इस पे सैर करते रहते हैं। कष्ट का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल स्वच्छ है और वातावरण स्वच्छ है, इससे हम लोग को सुख की अनुभूति जरूर हो रही। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है। भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबो हवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि गंगा की सफाई में इससे साबित होता है कि गंगा की जो साफ सुथरी छवि हम और आप आज देख रहे हैं, उसमें सरकार की कोशिशों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम और आप कोशिश करें, और तब शायद गंगा की यही तस्वीर और खूबसूरत बन पाएगी।
अब वाराणसी से सीधे हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सीएम पद पर बरकरार रहने के मुद्दे पर गेंद अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पाले में पहुंच गई है। बीजेपी कार्यकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके राज्य कैबिनेट की तरफ से उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से नामित सदस्य बनाए जाने की सिफारिश का विरोध किया था। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका स्थगित करते हुए कहा कि राज्यपाल को ही राज्य कैबिनेट की सिफारिश की वैधता पर निर्णय लेना चाहिए, यानी अब राज्यपाल ही उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में अपने कोटे से नामित सदस्य के तौर पर प्रवेश देने या नहीं देने का निर्णय करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से हस्तक्षेप करने से इनकार किए जाने के बाद अब सारी निगाहें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर टिकी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य नामित करने के बारे में फैसला लेना है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उद्धव को राज्यपाल की तरफ से नामित किए जाने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को चुनौती दी गई थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी वो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के तहत उन्हें 6 महीने के भीतर यानी 28 मई तक किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने 9 अप्रैल को उन्हें राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में नामित किए जाने की सिफारिश की थी। राज्यपाल कोटे की 2 सीटें अभी भी खाली हैं, जो विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने से खाली हुई थी। राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा एनसीपी ने इन पदों के लिए साल के शुरू में 2 नामों की अनुशंसा की थी, लेकिन तब राज्यपाल ने उन्हें ये कहकर खारिज कर दिया कि इन दोनों सीटों का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है, लिहाजा तुरंत नियुक्ति की कोई जरूरत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा परिषद में लोगों को नामित सदस्य बनाने की शक्ति दी गई है। इसके तहत राज्यपाल ऐसे लोगों को नामित कर सकते हैं जिन्होंने साहित्य कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में विशेष नाम कमाया हो। फिलहाल राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की 2 सीटें खाली हैं। अब उद्धव ठाकरे के पास सीमित विकल्प बचे हैं। पहला, महाराष्ट्र सरकार चुनाव आयोग से 27 मई से पहले 9 विधान परिषद सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव कराने की अपील कर सकती है। दूसरा, राज्य सरकार 9 अप्रैल को कैबिनेट सिफारिश पर जल्द से जल्द निर्णय लिए जाने का आग्रह राज्यपाल से कर सकती है। तीसरा, राज्य सरकार इस सिफारिश पर राज्यपाल को स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और चौथा, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के उन पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला दे सकती है जिनमें कैबिनेट सिफारिशों को राज्यपाल के लिए अनिवार्य माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। सियासत तो अपने तरीके से चलती है, लेकिन समाज इस वक्त सबसे ज्यादा इकट्ठा दिख रहा है। जहां सियासत में फूट है, वहीं समाज में एकता दिख रही है और इस एकता को का जो संदेश है वो विभिन्न हलकों से भी आ रहा है, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, सभी इसका संदेश आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, खुद भी पालन कर रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। अभिनेता से नेता बनने गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने भी एक ऐसा ही वीडियो हमारे साथ शेयर किया है। उन्होंने अपने अंदाज में लोगों को घरों में रहने का संदेश दिया है। एपीएन की जो मुहिम है, जिसमें एपीएन आपसे बार बार गुजारिश कर रहा है कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सरकार की जो कोशिशें हैं कोरोना के कहर को कम करने के लिए उसमें अपना सहयोग दें। इसी कोशिश के तहत आज रवि किशन का ये संदेश आपके लिए। कोरोना हारेगा, मेरा भारत जीतेगा, लेकिन उसके लिए आपको घर पर रहना है। आप सबसे निवेदन है, मैं रवि किशन हाथ जोड़ के निहोरा करब अपने समाज से, भोजपुरिया समाज से कि भैया हो घरे में रहा, दुख ले रहा, जान बची, काहे कि ई कोरोना के कोनो इलाज नहीं किए। सबसे निवेदन बाटे घरे में कृपया जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय। याद रखिएगा।
जी हाँ, तो अपना ख्याल रखें, घर में रखें और सभी निर्देशों का पालन करें। सरकार आपके लिए पूरी कोशिश कर रही है, अब हमें भी अपनी कोशिश करनी है ताकि हम इस महामारी से निजात पा सकें। देश की बात देख रहे हैं आप, और देश की बात में हम तमाम वो खबरें लेकर आते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। और देश की बात में ही नहीं बल्कि आपका अपना चैनल लगातार आपको वो सारी खबरें दिखा रहा है, तमाम बाधाओं को पार करके भी, जो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खबरों से दूर न रहें। तो आगे देखेंगे हम कि चीन की पीपीई किट के साथ क्या है मुसीबत, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि फेसबुक और जियो के बीच क्या है साथ। आगे हम आपको लिए चलते हैं उस तमाम खबर की ओर जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और जब कोरोना की बात हम कर रहे हैं तो एक पूरा आंकड़ा हम आपको बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना का क्या हाल है। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 25 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे 26 लाख की ओर बढ़ रहा है और लगभग 2 लाख लोगों की मौत की खबर है, जबकि 6,90,000 लोग अभी तक ठीक हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिका में कोरोना का कोहराम जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ मौतों का आंकड़ा करीब हर दिन 2000 के आसपास रह रहा है, जो कि अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। उधर इटली और स्पेन के साथ अब रूस में भी कोरोना का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2,804 लोगों की जानें गई और संक्रमण के 25,985 केस सामने आए। इसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 8,18,744 हो चुकी है। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 45,000 से ज़्यादा हो गया है। इसी बीच फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने चेतावनी दी है कि कोरोना को दूसरी लहर ज़्यादा विनाशकारी होगी, क्योंकि देश फ्लू की महामारी और कोरोना दोनों से एक ही वक्त पर जूझ रहा होगा। फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात की पूरी संभावना भी जताई है कि अगली सर्दियों में अमेरिका फिर इस महामारी की चपेट में आ सकता है। उधर कनाडा में कुल संक्रमितों की संख्या 38,422 हो गई है। यहां अब तक 1,834 लोगों की जानें गई हैं। जर्मनी से अब तक 1,38,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि 5,086 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में 24 घंटों में 28 लोगों की मौत हो गई है। यहां कुल 52,700 मामले सामने आए हैं और 456 लोगों की मौत हुई है। ब्राज़ील में 24 घंटे में 166 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,500 नए केस सामने आए हैं। यहाँ मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,741 पहुँच गया है। वहीं ब्राजील में कोरोना के 43,079 संक्रमित हैं। कोरोना के जन्मदाता चीन में 30 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 23 मामले बाहर के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और कोरोना ही नहीं बल्कि कोरोना के बाद भूखमरी जो है वो सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। यूएन के हिसाब से कोरोना महामारी के बाद लगभग कई देशों के 28 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो भूखमरी का शिकार होंगे, और उसमें भारत के लिए भी ये चिंताजनक विषय हो सकता है। कोरोना और भूखमरी के इस आशंकाओं के बीच कोरोना रैपिड टेस्ट किट को लेकर उठ रहे सवालों के लिए चीन की ओर से सफाई आई है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि चीन दूसरे देशों को निर्यात किए गए चिकित्सा उत्पादों की गुणवत्ता को बहुत महत्व देता है और संबंधित भारतीय एजेंसी के साथ हम संपर्क में हैं और मामले में आवश्यक मदद करेंगे। केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट किट पर देश भर में 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार के रैपिड टेस्ट किट के नतीजों पर गंभीर सवाल उठाने के बाद ये रोक लगाई गई। अब केंद्रीय टीमें इस टेस्ट के किट के नतीजों की गंभीरता से जांच करेंगी। इसके बाद ही अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हिंदुस्तान में कोरोना जांच के लिए रैपिड टेस्ट किट को गेम चेंजर माना जा रहा था, लेकिन टेस्ट के नतीजों पर सवाल उठने के बाद इस पर लगी रोक कोरोना से लड़ाई में एक झटका साबित हो रही है। और इन कोरोना महामारी के बीच जो जैसे हमने आपको बताया कि सियासत अपने रॉ में चल रही है, वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी अपने तरीके से बिजनेस के नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं। जकरबर्ग के फेसबुक, मुकेश अंबानी के जियो में
43,574 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी, लगभग 10% हिस्सेदारी जुकरबर्ग की हो जाएगी। भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये सबसे बड़ा एफडीआई है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले रुपए को 70 मानकर किया गया है। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। कोरोना संकट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और भारत के रिलायंस जियो में बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,000 करोड़ से अधिक के निवेश का ऐलान किया है। डील होने के बाद फेसबुक की रिलायंस जियो में हिस्सेदारी करीब 10% की हो जाएगी और इसी के साथ रिलायंस जियो में फेसबुक सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी बन जाएगा। फेसबुक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी गई है। इसके लिए फेसबुक 43,574 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। फेसबुक ने कहा है कि जियो भारत में जो बड़े बदलाव लाया है उसने हमें आकर्षित किया है। बेहद कम समय में जियो ने करीब 38 करोड़ से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है। यही वजह है कि हम जियो के जरिए भारत में पहले से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्राहकों के लिहाज से रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। ट्राई के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 तक रिलायंस जियो के पास 37 करोड़ ग्राहक थे, तो वहीं 33.2 करोड़ ग्राहकों के साथ दिसंबर महीने में वोडाफोन आइडिया दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में हम बात करते हैं आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व। 22 अप्रैल है आज, बेहद ऐतिहासिक दिन। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने, दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 22 अप्रैल के दिन को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में मनाने की शुरुआत की गई थी। साल 1970 में शुरू की गई इस परंपरा को 192 देशों ने खुली बाहों से अपनाया था और 50 सालों से हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। आज लगभग पूरी दुनिया में हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। साल 2016 में आज ही के दिन 170 से भी ज्यादा देशों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसे नवंबर 2016 में लागू किया गया। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए दुनिया के लगभग हर देश द्वारा अपनाया गया था। कोरोना की महामारी से बचने के लिए तमाम वो चीज़ें खाएं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हों, आपकी ताकत को बढ़ाती हों और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हो। और साथ ही अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का आप ख्याल रखें। तमाम खबरों के लिए हम आपके पास आते रहेंगे और आप तक वो तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है।